स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको क्रेमर्स रूल का सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था। आज हम आपको क्रेमर्स रूल पर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप सब कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आप एकदम फोकस करिएगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, हर हाल में समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन में, ठीक है। क्रेमर्स रूल एक्सरसाइज 8.2 आप पहले लिख लीजिए, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। अब देखिए, आइए इस पर क्वेश्चन में देखिए, ऊपर में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन के ऊपर में दिया हुआ है कि क्रेमर्स रूल का प्रयोग करके ही आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, यानी आपको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करना है। क्रेमर्स रूल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाय डिटर्मिनेंट मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। आपको डिटर्मिनेंट के मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। अब आ जाइए पहला नंबर के क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 7x, ठीक है, प्लस 6y बराबर है 40। ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा है 7x प्लस 6y बराबर 40। अब ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन आपका है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y बराबर 40। अब यहाँ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन इसको मान लिया, इसको हमने दूसरा मान लिया, ठीक है। अब देखो, यही सवाल अगर इससे पहले वाले एक्सरसाइज में रहता, एडजॉइंट वाले एक्सरसाइज में रहता, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते, x बराबर a इनवर्स b निकालते, ठीक है। जहां हम a इनवर्स की जगह पे लिखते एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a गुना b, ठीक है, जहां डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगता, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में यही सवाल यही, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रेमर्स रूल लगाना है, तो यहाँ जब हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या बोलेंगे, डेल 1 बाय डेल y निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, डेल 2 बाय डेल, ठीक है, जहाँ डेल का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं और ऊपर वाले हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का मतलब बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, ओके। अब आ जाइए, पहला सवाल दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा है 7x प्लस 6y बराबर 40। दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, x बराबर होता है डेल 1 बाय डेल, y बराबर होता है डेल 2 बाय डेल, लेकिन दोनों कंडीशन में पहला शर्त क्या है, डेल 1 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये पहला सवाल है तो थोड़ा हम लंबा करके बना देते हैं, दूसरा सवाल से अपने आप ये छोटा हो जाएगा। देखो, सबसे पहला बात, आप डेल निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल। आपको हमने सिखाया था, आप सबसे पहले डेल निकालोगे। दो बात होगा, या तो डेल का मान 0 होगा या तो डेल का मान 0 नहीं होगा। अगर डेल का मान 0 नहीं हुआ तो वो कंसिस्टेंट होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, x बराबर डेल 1 बाय डेल, y बराबर डेल 2 बाय डेल, है ना, ऐसा बात है, ठीक है। अब वही अगर डेल का मान 0 हो गया तो दो बात होगा, क्या, जब डेल का मान 0 होगा तो हम उसके बाद डेल 1 डेल 2 डेल 3 सब निकालेंगे। अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 का भी मान 0 हो गया तो वो कंसिस्टेंट होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों में से एक भी ऐसा हुआ जो 0 नहीं आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये बात हमने इससे पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर कोई नई क्लास की है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम डेल निकालते हैं। डेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, अगला सवाल से डायरेक्ट करेंगे। डेल का मतलब होता है, देखिए इसका कोफिशिएंट a1 a2 b1 न a1, चूंकि ये पहला लाइन को क्या बोलते हैं, a1 b1 a2 b2, ये होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, a1
A2, ठीक है। यहाँ लिखो B1 B2, ये आपका हुआ डेल, इसका कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा x और y का, ठीक है। अब मान इसका हम लोग बैठाते हैं, तो मान जब बैठाएंगे ये क्या होगा 1 और 7, यहाँ क्या होगा -2 और 6, एक बार होगा 1 और 7, एक बार होगा -2 और 6। अब सॉल्व करो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 माइनस 7 गुना 2 14 -14, 6 माइनस 14, यानी ये आपका हो गया 20। डेल का मान हो गया 20। बोलो कोई तकलीफ का बात है? डेल आपका निकल गया। अब आ जाओ आप डेल वन कैसे निकालोगे? देखो डेल वन के लिए कॉन्सेप्ट होता है, डेल वन का यूज किसके लिए होता है? एक्स के लिए। एक्स बराबर होता है डेल वन बाय डेल, ठीक है। तो डेल वन के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक्स का मान निकालोगे तो एक्स को ढक लो, इसके जगह पे C1 C2 लिख दो। यहाँ हम लिखते हैं C1 C2, फिर यहाँ हम क्या लिखते हैं B1 B2, ठीक है। ये जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे, ठीक है। तो C1 C2 B1 B2, C1 C2 मैंने कांस्टेंट क्या लिखेंगे 0 और 40, फिर देखो B1 B2 y का कोफिशिएंट -2 और 6। अब इसको सॉल्व करो, 0 को 6 से गुना करेंगे 0, अब माइनस 40 गुना 80 -80, मिला के हो गया आपका 80। एनी प्रॉब्लम? डेल वन निकल गया, डेल भी निकल गया, डेल वन भी निकल गया। अब डेल टू का इस्तेमाल y के लिए होगा, तो y वाले को मन ही मन ढक दो, और जिसको ढकेंगे उसके जगह पे ये कांस्टेंट वाले को रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया A1 और A2। y वाले को ढकेंगे तो उसके जगह पे कांस्टेंट वाला आ जाएगा, यानी C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल टू का आपका मान हो जाएगा A1 A2 का मतलब 1 और 7, और C1 C2 का मतलब हुआ 0 और 40। बोलो चलेगा? ध्यान दीजिए, A1 A2 1 और 7, C1 C2 की जगह 0 और 40। अब इसको सॉल्व करो, 1 को 40 से गुना करो, 40 माइनस 7 गुना 0 0, 40 में 0 घटाओ 40 बचा। एनी प्रॉब्लम? तो इसकी सहायता से आपने डेल भी निकाल लिया, डेल वन भी निकाल लिया, डेल टू भी निकाल लिया। बोलिए कोई तकलीफ का बात है? आपने डेल भी निकाला, डेल वन भी निकाला, डेल टू भी निकाला, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? चूंकि दो वेरिएबल वाला दो लीनियर इक्वेशन है, अब हमको x का y का मान निकालना। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि डेल का मान आपका 20 है, यानी डेल का मान 0 के बराबर नहीं है। जब डेल का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो ये क्या होता है? कंसिस्टेंट। बोलो इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। देखो कंसिस्टेंट शब्द का मतलब होता है, कंसिस्टेंट शब्द का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो दो बात होता है कंसिस्टेंट में, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट, जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तब भी कंसिस्टेंट। लेकिन जब डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा तब जो कंसिस्टेंट होगा उसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमने एक चार्ट के माध्यम से बेहतरीन आइडिया से बताया था, फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या सिखाया? जब डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वही जब डेल का मान 0 होगा उसके बाद डेल वन डेल टू डेल थ्री हम तीनों निकालेंगे, तीनों का भी मान 0 आ गया। जब 3 ऑर्डर वाला इक्वेशन होगा, XYZ वाला होगा, तो 3 ठो और 2 ठो वाला रहेगा। डेल वन डेल टू हुआ तो जब डेल वन डेल टू डेल थ्री भी साथ ही साथ 0 आ जाए, पहले डेल का मान 0 आए फिर डेल वन डेल टू डेल थ्री का भी मान अगर 0 आ जाएगा तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा और उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल, एक हल होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। अब कैसे निकालेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ चूंकि x बराबर क्या होता है आपका डेल वन बाय डेल, ठीक है। डेल वन का मान क्या है? डेल वन का मान है 80। अब बाय डेल का मान क्या है? 20। 80 को 20 से भागा दो, 4 हो गया ना। अब उसके बाद y निकालो, y का मान क्या होता है? डेल टू बाय डेल, डेल टू की बात करो, डेल टू का मान क्या है? 40 बाय डेल, डेल का मान क्या है? 20। 40 को 20 से भागा दो, 2 हो गया। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? x बराबर होगा 4 एंड y बराबर क्या होगा? 2। x बराबर होगा 4 एंड y बराबर होगा 2। बोलो एनी प्रॉब्लम? x बराबर 4 एंड y बराबर 2, यही आपका हो गया सॉल्यूशन। x बराबर 4 होगा, y बराबर 2 होगा, ये हो गया सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा जल्दी लिखिएगा आप इसको। पहला सवाल है, दो ऑर्डर वाला कोई भी सवाल होगा, यहाँ पे सोचो कि 1x 2y कुछ भी यहाँ रहता, 7x 3y, क्या फर्क पड़ता?
फर्क पड़ता। मेन आप इस प्रोसेस को अगर सीख गए तो आप डेल, डेल वन, डेल टू, तीनों निकाल लोगे, उसके नेचर को लिख दे, एक्स वाई का मान निकाल देना। अब वही 3 ऑर्डर वाला रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा लंबा होगा। जल्दी करिए। हो गया? लिख लिए सब? 2 ऑर्डर वाला कोई भी सवाल रहेगा आप बना लोगे, ठीक है। आप डेल निकालना, फिर डेल वन, डेल टू निकालना, इसी तरीका से बना लोगे। हर एक सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्रेमर्स रूल मतलब डिटर्मिनेंट का यूज करना है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इससे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब आ जाइए, अब देखो 3 ऑर्डर वाला एक सवाल, 2 नंबर में 6 सवाल दिया हुआ है, हमको एक सवाल आपको बताते हैं, सब 3 ऑर्डर वाला, जैसे 2 का 4 बता देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये सवाल दिया हुआ है। देखो, गिवन इक्वेशन दिया हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। पहला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 0। देखो तीसरा इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, z माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है। तीसरा इक्वेशन है z माइनस एक्स बराबर 2। अब है, इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसको ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं माइनस एक्स, y का पद है नहीं तो 0 गुना y प्लस जेड बराबर 2। इसके बदलाव हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो ये वाला लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। माइनस एक्स प्लस, जो टर्म नहीं रहेगा उसका कोफिशिएंट 0, प्लस 0 गुना y प्लस जेड बराबर क्या हो गया 2। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तीनों इक्वेशन आपने लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए, है ना, आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब वहां पे 2 इक्वेशन होता था, प्रोसेस तो वही रहेगा समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल निकालेंगे, ठीक है। डेल निकालेंगे, देखो डेल कैसे निकालते हैं। जब डेल की बात करेंगे तो डेल के लिए हमने क्या आपको सिखाया, डेल के लिए सिखाया एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डेल होगा। और जब डेल वन का बात करोगे तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके जगह पे कांस्टेंट वाला बैठा देना, d1 d2 d3। और जब डेल टू निकालोगे तो y के कोफिशिएंट के जगह d1 d2 d3 बैठा देना। और जब डेल 3 निकालोगे तो z के कोफिशिएंट के जगह d1 d2 d3 बैठा देना, ठीक है। और x का मान होगा डेल 1 बाय डेल, y का मान होगा डेल 2 बाय डेल, z का मान होगा डेल 3 बाय डेल, ऐसा आपने सीखा है, ओके। अब आ जाइए, अब आइए डेल निकालते हैं। डेल के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 a3। a1 a2 a3 में देखो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -3, फिर नीचे x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 1, चलेगा, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट का ये नेचर होता है। ऐसा करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करें तो पहला रो के अलोंग तोड़ देते हैं, तो जैसे 1 लिखा, फिर ये 1 का कोफैक्टर, पहला रो पहला कॉलम को ढक दोगे, क्या बचेगा 2 -3 0 1 बचा, ठीक है। अब आ जाइए ये 1 में इसका क्या पोजीशन है, पहला रो
दूसरा कॉलम, तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम ओड पोजीशन है, तो 1 के पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या क्या बचा 3 -3, ठीक है 3 -3 -1 1 -1 और 1 चलेगा, लिख दिया आराम से। चलिए अब ये 1 में आइए, इसका क्या पोजीशन है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवेंट पोजीशन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका +1। अब आ जाइए पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दिया, क्या सब बचा 3 2 -1 0, 3 2 -1 0। चाहते तो देखिए जैसे ये डिटर्मिनेंट है, जैसे तीसरा रो में डबल 0 है, तीसरा रो के लॉन्ग 1 0 है, तीसरा रो के लॉन्ग भी तोड़ सकते थे, दूसरा कॉलम के लॉन्ग भी तोड़ सकते थे, थोड़ा ऑपरेशन करके भी तोड़ सकते थे, जैसा मन है आप तोड़ सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को आपके मन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा टारगेट है इसको तोड़ करके यूनिक सॉल्यूशन करना, यूनिक आंसर लाना, ठीक है समझ गए बात को, और कोई बात नहीं है। अब आ जाइए डेल का मान देखिए क्या होगा, 1 गुना, यहाँ देखिए 2 गुना 1 2 माइनस 0 को -3 से गुना करो 0 हो गया, -1 गुना 3 को 1 से गुना करो 3, अब माइनस होगा 3, कैसे -1 गुना -3 3 होगा, अब बीच में जो माइनस होता है, अब प्लस 1 गुना 3 को 0 से गुना करो 0, अब -1 को 2 से गुना करो -2 हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए डेल का मान क्या आता है। डेल का मान तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ये तो बहुत बच्चा वाला बात है। 1 को 2 से गुना करिए 2, फिर ये देखिए मैं 3 में 3 चला गया 0, यानी ये आपका हो गया -1 गुना 0 खत्म, अब +1 गुना +2, 1 गुना 2 को 2 लिख सकते हैं, अब 2 में 2 को जोड़ दीजिए 4 हो गया, ठीक है। इससे क्या साबित हो गया, इससे साबित हो गया आपके डेल का मान हो गया 4, ठीक है डेल का मान हो गया 4, समझ गए बात को, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए जहाँ आप लिखिए, देखिए आपके डेल का मान हो गया 4, डेल का मान 4 हो गया, यानी आप क्या कह सकते हैं, इट इज, डेल का मान 4 हुआ, यानी डेल का मान 0 के बराबर तो नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा और कैसा सॉल्यूशन होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब सवाल उठता है ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, यूनिक सॉल्यूशन होगा x बराबर डेल 1 बाई डेल, y बराबर डेल 2 बाई डेल, और z बराबर डेल 3 बाई डेल 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 डेल, ठीक है x बराबर डेल 1 बाई डेल, y बराबर डेल 2 बाई डेल, z बराबर डेल 3 बाई डेल। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आई आई होगा कि नहीं होगा, x बराबर डेल 1 बाई डेल, y बराबर डेल 2 बाई डेल, z बराबर डेल 3 बाई डेल, x बराबर डेल 1 बाई डेल, y बराबर डेल 2 बाई डेल, z बराबर डेल 3 बाई डेल। अब सवाल उठता है कि हमने डेल निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है कोई बड़ी बात नहीं, हमको निकालना है डेल 1, हमको निकालना है डेल 2, हमको निकालना है डेल 3, ठीक है सेम डेल के जैसा निकालेंगे, खाली इसके जगह पे जब डेल 1 निकालेंगे तो इसके जगह पे d1 d2 d3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट वाला, फिर इसके जगह पे d1 d2 d3 होगा डेल 2 में, फिर इसके जगह पे d1 d2 d3 होगा डेल 3 में, सब धीरे धीरे हौले हौले निकाल लेंगे। अब आ जाइए निकालते हैं डेल 1। जब डेल 1 का बात आएगा तो डेल 1 में आप क्या लिखोगे, सबसे पहला वाला स्टेप में d1 d2 d3 यानी 9 0 2, समझ गए बात को, याद रखना है ना 902। फिर दूसरा वाला में जस का तस y का कोफिशिएंट ये वाला ही 1 2 0। अब तीसरा वाला में 1 -3 1 -3 1 बोलो चलेगा, लिख दिया आराम से 1 -3 1, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना आपका दायित्व है, डेल 1 को तोड़ना, कैसे तोड़ोगे देखते हैं। देखो अब है इसमें देखते हैं पहला कॉलम में डबल 1 तो 0 है, पहला कॉलम के लॉन्ग तोड़ देते हैं, सबको जरूरी है रो के लॉन्ग ही तोड़े, कॉलम के लॉन्ग तोड़ते थोड़ा हल्का पड़ेगा डेल 1 के लिए, ध्यान दीजिए पहला कॉलम के लॉन्ग यहीं पे हट जाएगा 9 गुना, देखो पहला रो पहला कॉलम को ढक दो, क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 -3 0 1,
फिर इसके बाद ये 0 का बारी आया, तो 0 गुना उसका कोफैक्टर खत्म, तो हो गया -0। -0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम। अब ये 2 में आओ, ये 2 गुना इसका कोफैक्टर, इसका क्या पोजीशन है? तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन है, तो 2 गुना इसका कोफैक्टर। 2 का कोफैक्टर में क्या होगा? 1 1 2 3, बोलो चलेगा ना? आराम से लिख दिया 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए सॉल्व करेंगे क्या होगा? डेल 1 का मान हो 9 इंटू 2 -0, ये तो -0 खत्म, प्लस 2 इंटू -3, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल -2 हो गया। अब देखिए 9 इंटू 2 18, 3 2 5 गुना 10 -10, 18 में से 10 को घटा दो 8 हो गया, यानी डेल 1 का मान क्या हो गया? 8 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? डेल 2 निकालना है। जरा गौर करिएगा, डेल 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहीं पर आप देखिए, जैसे हम निकालते हैं डेल 2, डेल 2 में क्या करेंगे? सेम डेल 1 के जैसा होगा, है ना, लेकिन डेल 2 का यूज होता है y के निकालने के लिए। तो जो y का कोफिशिएंट होगा, जरा गौर करिए, ये आपके y का कोफिशिएंट है ना, तो y के कोफिशिएंट के जगह पे आप d1 d2 d3 को बिठा दीजिए। समझ गए बात को? आप y के कोफिशिएंट के जगह पे किसको बैठा दोगे? d1 d2 d3 को आप बैठा देना। समझ गए बात को? आ जाइए, आप पहला देखिए, शुरू में स्टार्टिंग में आपका क्या है? स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर है 1 3 -1, क्या क्या है आपका? यहाँ पे आपका है 1 3 -1। फिर आ जाइए यहाँ पे d1 d2 d3 की जगह पे 9 0 2 लिख दिया, है ना। उसके बाद आ जाइए 1 -3 1 1 -3 1, समझ गए? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलो इसको पहला रो के लॉन्ग हम तोड़ते हैं, तो पहला रो के लॉन्ग 1 का कोफैक्टर, पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। क्या सब बच गया? 0 -3 2 और 1 आ गया। अब आ जाइए ये 9 में, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और दूसरा कॉलम है तो उसके आगे का चिन्ह माइनस होगा, तो -9 हो गया, है ना। अब आ जाइए पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दो, क्या क्या बच गया? 3 -3 -1 1, 3 -3 -1 1, क्या सब बच गया? 3 -3 -1 और 1। अब आ जाइए 1 में, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दीजिए, तो +1। जब हमने पहला रो और तीसरा कॉलम को ढका, यहाँ बचेगा 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2। बोलो कोई तकलीफ का बात नहीं है। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल 2 का आपका मान हो गया, देखिए 1 गुना 0 गुना 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 -2 गुना 3 -6 0 -6 चलेगा। अब देखिए बीच में -9 गुना 3 को 1 से गुना कर दो, 3 माइनस होगा 3, का है -3, -1 को -3 से गुना करो 3 होगा, लेकिन बीच में क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? जब हम दो ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं तो नियम क्या है? मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्लस 1 गुना 1 का कोफैक्टर क्या है? 3 गुना 2 6 -0, बोलिए होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसको तोड़िए, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 6। अब इधर देखिए -9 और 3 में 3 आपका चला गया तो 0, ये टर्म तो आपका खत्म हो गया, तो -0, इधर प्लस क्या होगा 6। अब 6 में 6 को जोड़िए 12, आपके डेल 2 का भी मान आ गया। आया, आपने डेल 1 का भी मान निकाल लिया, डेल 2 का भी मान निकाल लिया। अब ये सब हमको सिखाने का जरूरत नहीं है, खाली प्रोसेस आपको समझना है, निकालना क्या है। अब हमको निकालना है डेल 3। अब डेल 3 जब निकालोगे तो डेल 3 का किसके लिए निकालते हैं? जेड के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जेड वाले टर्म को ढक देंगे और इसके कोफिशिएंट के जगह पे ये d1 d2 d3 को बिठा देंगे। समझ गए? तो पहले a1 a2 a3 यानी 1 3 -1 1 3 -1 लिख दिया। फिर b1 b2 b3 यानी y का कोफिशिएंट 1, फिर इधर इसका कोफिशिएंट 2, फिर इसका कोफिशिएंट 0, फिर जहाँ पे c1 c2 c3 है उसके जगह पे ये d1 d2 d3 बैठा देंगे। क्या होगा? 9 0 -2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं इस डिटरमिनेंट को, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग तोड़ सकते हैं। जैसे पहला रो के लॉन्ग तोड़ते हैं तो 1 गुना 1 का कोफैक्टर,
तो 1 का वेक्टर कैसे निकालोगे? तो आप पहला रो और पहला कॉलम को ढक दो भैया। यहाँ बच क्या गया? यहाँ बच गया 2 0 0 -2। ठीक है, अब आ जाइए ये 1 में पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दो। लेकिन यहाँ -1 होगा क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम है, ओड पोजीशन है, तो -1। अब पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया तो क्या बचा? 3 0 -1 -2 3 0 -1 और -2। अब आ जाइए उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं 9 में। इसका क्या है? पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 हुआ, तो यहाँ ओड पोजीशन इवन पोजीशन है तो +9 होगा। अब पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दो। क्या सब बचा? 3 2 3 2 -1 0 3 2 -1 और 0। समझ गए बात को? अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 को गुना करिए, 1 गुना 2 को -2 से गुना करिए, 2 को -2 से गुना करेंगे -4। ठीक है, यहाँ देखिए -4 -0 तो -4 ही होगा, -4 -0 -1 गुना 3 को -2 से गुना करो -6। ठीक है, अब -1 को 0 से गुना करो -0 +9 गुना 3 को 0 से गुना करिए 0। अब -1 को 2 से गुना करो -2। चलेगा। अब देखिए डेल 3 का मान हम लोग यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 को -4 से गुना करेंगे तो -4, -1 को -6 से गुना करेंगे तो +6, प्लस 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, समझ गए बात को? 18 6 24 में 4 चला गया 20, तो डेल 3 का मान क्या निकल गया? 20। यानी आप लोगों ने कठिन परिश्रम से डेल 1 डेल 2 डेल 3 सबका मान निकाल लिया। बोलो मान निकाला कि नहीं निकाला? सबका मान निकाला, डेल का भी मान निकाला, डेल 1 का भी मान निकाला, डेल 2 का भी मान निकाला, डेल 3 का भी मान निकाला। अब है लास्ट शॉट निकालना है, हेलीकॉप्टर शॉट, है ना? तो हेलीकॉप्टर शॉट निकालने के लिए अब हमको सिर्फ ये दिखाना है x y z कैसे निकालेंगे। x का मान होगा डेल 1 बाय डेल, और y का मान होगा डेल 2 बाय डेल, और z का मान होगा डेल 3 बाय डेल। ओके, थोड़ा इसको आप लिख लीजिए, हम लास्ट शॉट इसके बाद लगाएंगे तेजी से आपके लिए। ठीक है, जल्दी। लिख पाए सब? डेल भी निकाल लिया, डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी निकाल लिया। क्रेमर्स रूल से x का मान निकाल दो। तो मिटा देते हैं क्वेश्चन को। डेल मिटा सकते हैं, डेल का मान 4 है। चलो अब आप यहां लिखिए बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के द्वारा क्या होगा? x बराबर क्या होगा? डेल 1 बाय डेल, y बराबर क्या होगा? डेल 2 बाय डेल, और z बराबर आप क्या लिखोगे? डेल 3 बाय डेल। इन तीनों कंडीशन में क्या है? डेल का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है 0 के बराबर। चलो डेल का मान 4 था, अब x लिखो डेल 1 बाय डेल। देखो तो डेल 1 का मान क्या है? 8, x का मान होगा 8 बाय डेल का मान 4, y का मान डेल 2 बाय डेल, डेल 2 का मान क्या है? 12 बाय 4। अब z का मान डेल 3 बाय डेल यानी 20 बाय 4। चलेगा। इससे हमको क्या साबित हुआ? x का मान 4 गुना 2 8 2, y का मान 4 गुना 3 12 3, z का मान 4 गुना 5 20 5। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया।
विश्वास करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। x का मान 2, y का मान 3, z का मान 5। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बनाना काफ़ी आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तेजी से आप इसको लिख लें, है ना? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी लिखिए। ये पहले लिख चुके हो, मिटाते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे दिक्कत होता है लिखने में स्क्रीनशॉट लेकर के आप फोटो से उतार दीजिए अच्छा से। ये सब मिटाएं। देखो कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर दें, बीच में लिखने का जरूरत नहीं, कल पड़ा है, थोड़ा सा रिव्यू। देखो अगर 3 इक्वेशन आपको दिया रहेगा, 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ओके, दिया रहेगा। मान लीजिए पहला इक्वेशन ऐसा दिया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब बताइए 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आपका दिया हुआ है, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है x और 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब क्रेमर्स रूल के द्वारा, बाय क्रेमर्स रूल, कंसेप्ट ही है बाय क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल के द्वारा जो x निकालोगे, x बराबर होगा del 1 बाई del y बराबर होगा del 2 बाई del z बराबर होगा del 3 बाई del। तो हम सबसे पहले सिखाए थे डेल क्या होगा। देखो डेल में हम बताए थे, ये जो आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना, उसी को हम कहेंगे डेल। तो डेल यहाँ पे आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 b3, जिसको हम बोलते थे डिटर्मिनेंट a, c1 c2 c3। ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपका हो गया डेल, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, डेल, ठीक है। अब डेल वन का यूज x के लिए होगा, तो डेल वन जब बात करोगे तो x के कोफिशिएंट को ढक देना और इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन के रूप में आप d1 d2 d3 को रख देना, ठीक है। तो जब आप डेल वन का बात करोगे मेरे भाई, तो डेल वन में आप क्या करोगे, देखो x के कोफिशिएंट को ढक देना, इसके जगह पे इसको रख देना। तो डेल वन में क्या बोलोगे, d1 d2 d3, उसके बाद b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3। देखो ये आपका डेल वन हो गया, ठीक है। अब सवाल उठता है जब हम डेल टू का बात करेंगे तब सर क्या करेंगे, देखो डेल टू का बात करेंगे, डेल टू का यूज किसके लिए होता है, y के लिए होता है। तो जब डेल टू आप लिखोगे, ध्यान दीजिए, जब आप डेल टू लिखने के लिए जाओगे तब y वाले के कोफिशिएंट को ढक दो, इसको ढक दो, ठीक है, इसको ढक दो, बाकी सब रहेगा, लेकिन y वाले के कोफिशिएंट को ढक दो। और इसके जगह पे किसका यूज करोगे, d1 d2 d3 का। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, 10 का 10। y वाले के कोफिशिएंट के जगह पे d1 d2 d3, और बाकी z वाले का कोफिशिएंट 10 का 10, c1 c2 c3, ठीक है। उसी तरह अब हम आपसे पूछेंगे कि डेल 3 के जगह पे क्या होगा, तो बिना बताए आप कह दोगे कि सर इसमें z वाले के कोफिशिएंट को ढक देंगे और इसके जगह पे हम इसका यूज करेंगे। क्या ये आपके दिल में आ गया था कि नहीं आया था, आया था। तो डेल 3 कैसे निकालेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और c1 c2 c3 के जगह पे d1 d2 d3। बोलो एनी प्रॉब्लम है। अब आ गया आपका क्या, डेल आ गया है। अब आप सोचो,
अब हमको बाय क्रेमर्स रूल जब एक्स वाई जेड निकालना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के द्वारा हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, x बराबर होगा डेल वन बाय डेल, ठीक है, y बराबर क्या होगा डेल टू बाय डेल, उसके बाद z बराबर क्या होगा डेल थ्री बाय डेल। लेकिन हमने सिखाया हर एक कंडीशन में डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा, डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यानी हमको हमेशा क्या निकालना होगा, पहले डेल निकालना होगा। हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल निकालना होगा, ठीक है। इसलिए हमने कल बताया था कि आप सबसे पहले सवाल में निकालो डेल। क्या निकालोगे, डेल। देखना दुनिया में डेल का 2 मान आएगा, ठीक है। या तो डेल का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, या तो डेल का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, या तो डेल का मान 0 के बराबर आएगा। बोलिए तीसरा बात हो सकता है क्या, या तो डेल का मान 0 आएगा आएगा आएगा, या तो डेल का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। अब सवाल उठता है जब डेल का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और ये जो कंसिस्टेंट होगा यहाँ इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x बराबर डेल वन बाय डेल, y बराबर डेल टू बाय डेल, साथ ही साथ z बराबर डेल थ्री बाय डेल, लेकिन डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब सवाल उठता है सर दूसरा तरफ आइए सर आप, जब सर डेल का मान 0 होगा तब क्या होगा, तो हमने सिखाया जब आपके डेल का मान 0 होगा तब आप क्या करोगे, आप चिंता में पड़ जाओगे, बाप रे नीचे वाला 0 हो गया, और किसी चीज को 0 से भगा देते हैं तो उसका मान तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब डेल 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने सिखाया क्योंकि x बराबर होता है डेल वन बाय डेल, y बराबर डेल टू बाय डेल, z बराबर डेल थ्री बाय डेल। तो जब आपके नीचे वाला 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब नीचे वाला 0 हो गया तो आपका सहारा कौन होता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला होता है कि नहीं होता है, जैसे आज कोरोना वायरस का समय है, नीचे में सब 0 हो गया है ना, तो हम सब का सहारा कौन है, ऊपर वाला। कौन है, ऊपर वाला। तो आपका नीचे का डेल का मान 0 हो गया, तो अब हम जाएंगे ऊपर वाले के पास। हम डेल वन, डेल टू, डेल थ्री तीनों का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री तीनों का हम मान निकालेंगे, जरा गौर करो। और अगर आपके डेल वन, डेल टू, डेल थ्री संयोग से डेल वन, डेल टू, डेल थ्री का भी मान 0 आ गया, मतलब डेल का मान 0 आया, उसके बाद आपने डेल वन, डेल टू, डेल थ्री चेक किया और तीनों का मान 0 आ गया, डेल वन बराबर डेल टू बराबर डेल थ्री आ गया, तब आप बोलोगे कि सर कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यहां जो कंसिस्टेंट होगा उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, उसका होगा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको बता दें, अगर किसी सवाल में आपको दिख जाए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, डेल बराबर 0। उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, डेल बराबर 0 का। कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए पहला शर्त क्या होगा, डेल का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने लिखा जब डेल का मान 0 होगा, साथ ही साथ डेल वन, डेल टू, डेल थ्री का भी मान 0 होगा, तो वो कंसिस्टेंट होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात देखिए, जब डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, जब डेल वन, डेल टू, डेल थ्री तीनों 0 हो गया, लेकिन तीनों 0 नहीं हो, तीनों में से कोई एक 0 हो या दो 0 हो। ठीक है, समझ गए। तो यहां हम लिखते हैं कि एनी ऑफ डेल वन, डेल टू एंड डेल वन, डेल टू, डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री आर नॉन 0। सोचो अगर डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई ऐसा हो जो 0 के बराबर नहीं हो, डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री आर नॉन 0। अगर डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई भी एक हो गया
जो जीरो नहीं है। क्यों भैया, तीनों जीरो होगा तो ये सर्च, अगर कोई ऐसा एक ठो भी हो गया जो जीरो नहीं होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। बोलो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे। समझ गए बात को, ये आपके लिए हाईटेक कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहले इससे पहले वाले क्लास में बताया था, अभी थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। ठीक है, तेजी से आप अगर नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दो ऑर्डर वाला था, सेम यही बात था। ठीक है, विश्वास करते आप लिख चुके होंगे। अब आ जाइए, एक सवाल और देखिए। फाइव का पहला, सॉल्व द फॉलोइंग system of homogeneous linear equation। ठीक है, क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। पहला x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, दूसरा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, तीसरा है 3x प्लस 6y माइनस 5z बराबर 0। पहला है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, दूसरा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, तीसरा 3x प्लस 6y माइनस 5z बराबर 0। ठीक है, अब ये आपका होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम आपको सिखाए थे पिछला क्लास में, अगर सिस्टम को आप ax बराबर b के रूप में इक्वेशन को लिखते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, अगर b का मान, इसका मान 0 होगा तो आपका कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहलाएगा ना है? अगर इधर d1 d2 d3 के जगह 0 0 0 आ जाए तो वो आपका कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर ये 0 0 0 नहीं आए, तीनों ठो 0 नहीं हो, एक ठो 0 हो सकता है या 2 0 हो, लेकिन तीनों 0 नहीं हो, b बराबर 0 नहीं हो, तो वो कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी जो आपने इससे पहले सॉल्व किया था वो आपका था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको निकालेंगे, है ना, चूंकि सॉल्व करना है तो हम निकालेंगे डेल, यहां से सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन। ठीक है, अब यहां देखिए, अब है डेल निकालिए। डेल निकालोगे, डेल के लिए क्या शर्त है भैया, a1 a2 a3, a1 a2 a3 क्या होगा 1 1 1, x का कोफिशिएंट 1 1 सॉरी 3 होगा, और फिर y का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 6, 1 माइनस 2 और 6, फिर z का कोफिशिएंट -1 -1 1 -5, x y z तीनों का कोफिशिएंट आ गया 1 1 3, 1 -2 6, -1 1 और -5। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे भैया, कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा चिंता का बात है, कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, डेल का मान 1 गुना 1 का कोफैक्टर, पहला रो पहला कॉलम को ढक दो, क्या बचा -2
1 6 -5, ठीक है। अब ये 1 में आओ, पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दो, यहाँ लेकिन -1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम है, ओड पोजीशन। जब पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, यहाँ क्या सब बचा? 1 1 3 -5, 1 1 3 -5 बच गया। क्या क्या बच गया? पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, 1 1 3 -5। ये -1 में आओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि ये पहला रो और तीसरा कॉलम है, 3 1 4 है, यानी इवन पोजीशन है, तो अलग से चिन्ह लगेगा नहीं। अब यहाँ बचा 1 -2, 1 -2 3 6। इसको अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए तो ये आपके डेल का मान आ जाएगा 1 गुना -2 को -5 से गुना करिए, 10 -6, फिर -1 गुना 1 को -5 से गुना करो, -5 -3, फिर -1 गुना 1 को 6 से गुना करो, 6, माइनस प्लस 6 का है, यहाँ देखिए -6 है, एक तो बीच में माइनस होता है। अब डेल का मान 10 में से 6 को घटाइए, 4, -5 -3 मिला के -8 को -1 से गुना करिए, +8, 6 6 12 को -1 से गुना करिए, -12। अब 8 4 12, 12 -12। बताओ भैया, 12 में 12 चला गया, क्या बचा? 0 आ गया। संयोग देखिए, डेल का मान आ गया 0। डेल का मान क्या आ गया? 0। अब बताओ भैया, डेल का मान आ गया 0, डेल का मान क्या आ गया? 0, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ होगा कॉपी में। डेल का मान आ गया 0। जब डेल का मान 0 आ गया तो डेल के बाद आप क्या निकालोगे? डेल 1 डेल 2 डेल 3। क्यों? जब डेल का मान 0 आ जाता है तो आप किसी कंडीशन पे तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब डेल का मान 0 नहीं आता है तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन डेल का मान 0 के बराबर आ गया, तब क्या करोगे? आप निकालोगे डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो बताओ, यहाँ डेल 1 भी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ डेल 2 भी क्या आएगा? 0 आएगा। डेल 3 भी क्या आएगा? 0 आएगा। कहे आप कहोगे सर ये तो बड़ा आश्चर्य, आप डायरेक्ट क्यों लिख दिए? क्यों लिखे? देखो, क्योंकि D1 D2 D3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, 0 0 0 दिया हुआ है। अब अगर डेल 1 का बात करोगे, डेल 1 में आप क्या बोलते हो? पहले A1 A2 A3, फिर डेल 1 में इसके जगह पे D1 D2 D3 आ जाता है, D1 D2 D3, उसके बाद B1 B2 B3, इसके बाद C1 C2 C3। बोलो, ये डेल 1 में होता है। और डेल 2 में क्या होता है? यहाँ पे आ जाता है D1 D2 D3। और डेल 3 में क्या आता है? यहाँ पे आ जाता है D1 D2 D3। यानी डेल 1 डेल 2 डेल 3 में D1 D2 D3 पहला कॉलम में आता है डेल 1 का, D1 D2 D3 दूसरा कॉलम में आता है डेल 2 का, और D1 D2 D3 तीसरा कॉलम में आता है डेल 3 का। तो बताओ, अगर एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होगा, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो डिटरमिनेंट का मान होता है 0। हमने पढ़ा है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यू नो दैट और नॉट? है, ये तो आपके डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो द वैल्यू ऑफ डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 आर 0। ओके, है ना। यहाँ पे डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि डेल का मान 0 हुआ, साथ ही साथ एंड डेल 1 डेल 2 है ना, अब बराबर डेल 3 भी 0 हुआ, इसलिए ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, है ना। यहाँ तो डेल 0 है, तो यहाँ तो हो ही गया, ऊपरले से क्लियर हो गया कि डेल 0 है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 0 है, सो कंसिस्टेंट, इसलिए ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। लिखो, सो इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट होगा तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो हम बोलेंगे इट हैज infinitely many solution। अब आपका मन में गुदगुदी होने लगेगा, अरे ये अनंत सॉल्यूशन क्या है। याद करो, पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने अनंत सॉल्यूशन वाला सवाल बनाया था, ठीक है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, जैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गया आदमी का माथा दर्द करने लगता है, बाप रे बाप, अनंत सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अरे भैया, आसान सा कंसेप्ट है, हमने सिखाया था। एक्स वाई जेड तीनों में से किसी एक को मान लेंगे के बिलोंग्स टू रियल नंबर, या लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो यहाँ लिखते हैं फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब कितना सॉल्यूशन होगा? अनंत सॉल्यूशन। इन्फिनाइट, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई जेड में से किसी एक को के मान लो। हम के जेड को ही मान लेते हैं। मान लिया जेड बराबर के क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि अनंत हल है, अनंत हल है, समझ गए? फाइनाइट सॉल्यूशन तो है नहीं। ठीक है, आप कहोगे सर आप जेड को ही के मानते हैं, बड़ा आपको जेड पसंद है। अरे भैया आप वाई को ही के मान लो, एक्स को ही के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब से आंसर मैच नहीं खाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं मैच खाएगा? अरे जब एक ठो, दो ठो, तीन ठो आंसर रहेगा तब ना मैच खाएगा। ये तो अनंत सॉल्यूशन है तो कहां से मैच खाएगा? ठीक है, इसलिए घबराने का बात नहीं है। तो जेड बराबर के माना। अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से, एक और दो से मान लो सॉल्व करते हैं। पहला हम क्या है? देखो x प्लस वाई माइनस जेड, तो माइनस जेड को उठा के उधर लाओ, प्लस जेड, जेड के जगह पे क्या लिख देंगे? के। न समझा? देखो x प्लस वाई माइनस जेड है, यानी x प्लस वाई बराबर जेड, बराबर जेड, और जेड के जगह पे बैठा दो के। अब दूसरा हम देखो x माइनस 2y, देखो यहाँ x माइनस 2y प्लस जेड है, जेड को उठा के उधर ले जाओ, माइनस जेड, तो माइनस जेड उधर गया तो माइनस के। न समझा? इसको मान लिया पचमा। अब कहोगे सर आप यही दोनों टोका का है सॉल्व किए, यही दोनों सॉल्व करो, आपको जो पसंद है सॉल्व करो, एनी टू इक्वेशन। ठीक है, तीन में से अब आ जाइए, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा जैसे मैट्रिक में आप पढ़े हैं, सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक में दो को हम घटा देते हैं, घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। इससे क्या होगा? प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, एक वाई में 2y जुट जाएगा, ये 3y हुआ, और इधर एक के में एक के जुट जाएगा, 2k हो गया, 3y बराबर 2k हो गया, यानी y का मान हो गया 2k/3। यानी आप लोगों ने कड़ी मेहनत से y का मान निकाल लिया। अब कहोगे सर y का मान निकालना तो आसान है सर, x का मान कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ। तो आपको अब दिमाग में आ गया होगा कैसे निकालेंगे, यहीं पे कर देते हैं छोटा सवाल। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम 4, 4 से, 4 से अब x का मान निकालना है, तो इसमें x का मान बैठाओ, तो x प्लस वाई बराबर k है, x प्लस वाई बराबर क्या है? k, यानी x प्लस वाई, y का मान बैठाओ, y का मान क्या है? 2k/3 बराबर क्या होगा? k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? k माइनस 2k/3। ठीक है, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k/3, 3k में 2k को घटाओ, k/3, यानी x का मान क्या आ गया? k/3। अब देखो तीनों का मान आ गया तो लिखेंगे, इसलिए x का मान आ गया k/3, y का मान आ गया 2k/3, z का मान हो गया k, z का मान क्या हो गया? k, जहाँ के क्या है? रियल नंबर है। यही हो गया आपका आंसर। अब आपका मन होगा कि मेरा ये जो आंसर है ये सही है या गलत? आपके मन में आएगा कि ये जो हमने आंसर निकाला ये सही है या गलत है, इसका हम जांच करना चाहते हैं। इसका जांच कैसे करेंगे? तो अगर आप जांच करने का मन होगा आपको, तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया है, तो बच गया कौन? तीसरा, ये इक्वेशन बच गया। तो आप इसमें जांच कर सकते हो अगर आप चाहोगे। तो इसमें x के जगह x का मान, y के जगह y का मान, और z के जगह z का मान। आप जांच करने के लिए x के जगह k, x के जगह k/3, y के जगह 2k/3, z के जगह k बैठा के देखो, देखना दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। हो गया आंसर। कोई तकलीफ? ठीक है, यहाँ तक थोड़ा इजी सवाल था, है ना? देखिए इसको तेजी से।
ओके, देख चुके हैं सब, ठीक है, समझ भी गए हैं। अब आपको बता दें इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें खास तौर पे आपको अननोन वेरिएबल का मान निकालने के लिए दिया रहेगा, लेमडा का, है ना, के का, म्यू का। उसमें कहेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो समझ जाना कंसिस्टेंट, डेल नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेगा तो समझ जाना डेल बराबर जीरो। तो अगर किसी सवाल में कहेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो डेल बराबर जीरो। ऐसा लगा के आप अननोन क्वांटिटी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में वो सारा सवाल हम प्रयास करेंगे आपको समझा दें, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।